ये कहानी है इंसानों की जिनको कहानियां सुनाना बहुत पसंद है, चाहे वो गुफा की दीवारों पर अपने एक्सपीरियंसेस की पेंटिंग बनाना हो या फिर अपने बच्चों को सुलाने से पहले उन्हें भगवान, परियों या भूतों के बारे में बताना हो। कहानियां सुनाने का ये किस्सा लाखों सालों से चलता आ रहा है क्योंकि वो इंसान की लैंग्वेज को यूज करने की क्षमता ही है जो हमारे जिंदा रह पाने के चांसेस को बाकी जानवरों से बढ़ाती है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान को काफी एक्यूरेटली ये समझा सकता है कि कहाँ पर खतरा है, कहाँ पर खाना है या फिर किसी औजार को कैसे बनाना है, तो ये एबिलिटी उनका टाइम भी बचा सकती है और जान भी। ये साइकोलॉजी का फंडामेंटल क्वेश्चन है कि हम एक्ट कैसे करें। इसी वजह से हमारे पूर्वज उन स्टोरीज को लिखने और सुनाने लग गए जो ऐसे सच बताती हैं जिनसे आगे आने वाली जनरेशन्स की जिंदगी बच सकती है, और ताकि उन्हें उन सचों को टेस्ट करने का जोखिम ना उठाना पड़े। इवन छोटे बच्चों को भी कहानियों की इंपॉर्टेंस इस एग्जाम्पल के साथ समझाई जाती है कि लाखों साल पहले जब हमारा एक पूर्वज अपनी गुफा से निकलकर नदी किनारे पानी पीने गया, तब रास्ते में वो एक गड्ढे में गिर गया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो उसने सोचा मुझे अपने दोस्तों और परिवार वालों को इस गड्ढे के बारे में बताना चाहिए ताकि वो भी इस गड्ढे में ना गिर जाएं। तो वो अपनी ट्राइब के पास वापस जाता है और उन्हें एक कहानी सुनाता है, इंसान की पहली कहानी, कि कैसे वो गड्ढे में गिरा। और उस समय के बाद कोई भी इंसान उस गड्ढे के पास नहीं गया क्योंकि वो समझ चुके थे कि उन्हें इस गड्ढे से दूर ही रहना चाहिए, इवन दो वो खुद उस गड्ढे में नहीं गिरे थे। आज के इस एपिसोड में हम स्टोरी टेलिंग को एक साइकोलॉजिकल लेंस के साथ देखेंगे और बात करेंगे कि क्यों हम मूवीज, फेरी टेल्स, पेंटिंग्स, पोएट्री या इवन कहावतों और मुहावरों से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, और क्यों ये चीजें इतने टाइम से हमारे कल्चर और हमारी साइकी में टिकी हुई हैं। सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए कि हम दुनिया को किस तरीके से समझते हैं। डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन ने अपनी बुक मैप्स ऑफ मीनिंग में बताया है कि हम दुनिया को दो तरह से देख सकते हैं। इसका मतलब या तो हम दुनिया को एक ऐसी जगह की तरह देख सकते हैं जहां पर अलग अलग चीजें हैं और उन चीजों की कई प्रॉपर्टीज हैं, या फिर हम दुनिया को एक ऐसी जगह की तरह देख सकते हैं जहां पर अलग अलग तरह से एक्ट करा जाता है और जहां हर चीज में एक मीनिंग या वैल्यू होती है। पहले तरीके को समझने के लिए हमारे पास साइंस है जो हर चीज को खोलकर और तोड़कर देखती है कि उस चीज के पार्ट्स कैसे काम करते हैं, और दूसरे तरीके को समझने के लिए हमारे पास ड्रामा, लिटरेचर, मिथोलॉजी, रिचुअल्स और स्टोरीज हैं। और दुनिया को कंप्लीटली समझने के लिए हमें इन दोनों मेथड्स का सहारा लेना पड़ता है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन स्टार्ट करने वाले फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स जैसे डेकार्ट, बेकन और न्यूटन के समय से पहले हम इंसान एक काफी स्पिरिचुअल दुनिया में रहते थे जहां पर हर चीज मीनिंग से भरी हुई थी और हमारे पास एक मॉरल पर्पस होता था जो ब्रह्मांड और भगवान की स्टोरीज के थ्रू समझाया जाता था। और हम इन स्टोरीज को सुनकर ये समझ जाते थे कि हमें इस दुनिया में अपने आप को कैसे ओरिएंट करना है और किन लॉज को फॉलो करना है। लेकिन आज के समय पर वेस्ट के इन्फ्लुएंस की वजह से हम दुनिया को सिर्फ साइंटिफिक लेंस के साथ देखने लगे हैं और स्टोरीज या अपने कल्चर की विजडम को रिजेक्ट करते जा रहे हैं। पर ये मटेरियलिस्टिक व्यू हमें कॉन्शियसनेस के बारे में कुछ नहीं समझा पाता। कई न्यूरो साइंटिस्ट्स ने पिछले डेकेड्स में कॉन्शियसनेस को समझने की काफी कोशिश करी है, पर अभी तक उन्हें इस एरिया में कोई प्रोग्रेस नहीं मिली है क्योंकि दुनिया को बस इस नजर से देखना कि उसमें ऑब्जेक्ट्स के अलावा कुछ है ही नहीं, ये गलत है। और यही रीजन है कि हम साइंस की मदद से अभी तक ड्रीम्स, अनकॉन्शियस माइंड या मीनिंग को क्यों नहीं समझ पाए हैं। यानी लाइफ के सबसे जरूरी एक्सपीरियंसेस को समझाने में और हमारी लाइफ में मीनिंग ऐड करने में साइंस हमेशा फेल हो जाती है। और यहाँ पर बात आती है कार्ल यूंग की डिस्कवरीज की, क्योंकि उनकी रिलीजन, मिथोलॉजी और हमारी साइकी की नॉलेज उन्हें इस कंक्लूजन पर लाई कि सबसे पहले तो ज्यादातर लोग इन स्टोरीज को गलत तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से स्टोरीज, मिथोलॉजी या पोएट्री को कभी भी लिटरली नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें मेटाफोरिकल सिंबल्स की तरह देखना चाहिए जो हमें कई फंक्शनल ट्रुथ्स बताते हैं। यानी साइंस की तरह स्टोरीज आपको सीधा सीधा ये नहीं बताती कि यही सच है, बल्कि वो आपको फिक्शनल कैरेक्टर्स की मदद से सच्चाई को एक्सप्लेन करती हैं ताकि आप उन कैरेक्टर्स के साथ रिलेट कर सको, उनकी हार और मौत पर रो सको और उनकी जीत को अपनी जीत की तरह सेलिब्रेट कर सको। यही रीजन है कि क्यों कई बुक्स और मूवीज आते ही अरबों डॉलर्स की कमाई कर लेती हैं, क्योंकि वो हमें बस एंटरटेन नहीं कर रही होती, बल्कि वो हमें कई ऐसे सच्चों को समझा रही होती हैं जो बिना ड्रामा, इमोशंस या सस्पेंस के नहीं समझाया जा सकता। और जस्ट बिकॉज अच्छी स्टोरीज आपके इमोशंस और बायोकेमिस्ट्री को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, आप उनकी टीचिंग्स को इम्प्लिसिटली याद रख पाते हो।
यहाँ तक कि हम जाने अनजाने में बच्चों के साथ भी यही करते हैं। हम उन्हें सीधा सीधा ये नहीं बोलते कि अगर वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो उनके मार्क्स बहुत बेकार आएंगे, बल्कि हम उन्हें बोलते हैं कि अगर वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो उन्हें सांप आकर खा जाएगा। या फिर हम कोई इमेजिनरी भूत की स्टोरी बना देते हैं जिससे वो बच्चा फेल होने के डर को अपनी बॉडी के कोने कोने में एक्सपीरियंस कर पाता है। इस केस में भी पॉइंट ये नहीं है कि वो भूत की स्टोरी सच है या नहीं, बल्कि असली पॉइंट तो ये है कि बच्चे ने उससे सीखा क्या। जैसे हम बोलते हैं कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, पर यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये आता है कि स्टोरीज ही क्यों ना हम दूसरों को सीधा सीधा बता दें कि जीने का सही तरीका क्या है, बजाय उन्हें इन सिंबल्स और मेटाफर्स में उलझाने के। यूंग ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया है हमारे अनकॉन्शियस माइंड की तरफ इशारा करते हुए, क्योंकि उनके हिसाब से हर तरह की मिथोलॉजी और स्टोरी हमारे अनकॉन्शियस माइंड से निकली एक प्रोजेक्शन की तरह होती है, जो हमारी कॉन्शियसनेस पर आकर लगती है और हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती है। अपने दिमाग के इस अनकॉन्शियस हिस्से को हम दो तरह से समझ सकते हैं। इसका एक हिस्सा वो है जहां हमारी सारी भूली हुई मेमोरीज है, जिसे बोलते हैं पर्सनल अनकॉन्शियस, और दूसरा हिस्सा वो है जहां हमारी पूरी स्पीशीज की मेमोरी होती है, जिसे बोलते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस। यानी हर इंसान पहले से ही काफी सारी मेमोरी के साथ पैदा होता है, और हमें पता है कि मेमोरी का असली काम पास्ट को याद रखना नहीं, बल्कि उससे कुछ सीखना होता है ताकि हम एक गलती को बार बार ना दोहराएं। हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस को एक डेटाबेस की तरह समझ सकते हैं जिसमें बहुत सारे पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर हैं, और इन पैटर्न्स के इंडिविजुअल सेट्स को बोलते हैं आर्केटाइप्स। राजा, रानी, हीरो, जोकर, अच्छा इंसान, बुरा इंसान, राक्षस, जादूगर, ये सारे आर्केटाइप्स के ही एग्जाम्पल्स हैं जो एक बिहेवियर की रेंज को सिंबलाइज करते हैं। इन आर्केटाइप्स को ऐसे सोचो कि हमारे दिमाग में पहले से ही कई तरह के लोगों और आइडियाज के स्केलेटन्स हैं, और स्टोरीज का काम है इन स्केलेटन्स पर मास्क चढ़ाना। यही रीजन है कि क्यों सबसे महान कहानियां काफी आर्केटिपल होती हैं, और वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड की स्लॉट्स में ऐसे फिट होती हैं जैसे हमें एक अधूरी पजल का बचा हुआ पीस मिल गया हो। लास्टली, हमें ये भी डिस्कस करना चाहिए कि एक अच्छी या बुरी स्टोरी को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कई बुरे लोग स्टोरीज में ही अपने एजेंडा फंसाकर लोगों को भटका देते हैं। एक गलत कहानी को पहचानने के मेनली 3 तरीके होते हैं। नंबर 1, एक अच्छी स्टोरी काफी डीप होती है, यानी आप जितनी बार भी उसे सुनते हो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है। वरना जो स्टोरीज काफी सिंपलिस्टिक होती हैं और आपको सोचने पर मजबूर नहीं करती, वो ज्यादातर गलत या इनकम्प्लीट होती हैं। जैसे अगर आप संत कबीरदास के दोहे पढ़ो या फिर किसी रिलीजियस स्क्रिप्चर का कोई रैंडम पार्ट खोलकर देखो, तो उनकी एक एक लाइन में ही इतनी डेप्थ और सच्चाई होती है कि आप उनकी एक लाइन को समझने में ही सालों बिता सकते हो, और उसके बाद भी उस मैसेज की विजडम कम नहीं होगी। इस तरह की स्टोरीज को पॉलिसेमस बोला जाता है, यानी उनमें सच की काफी सारी लेयर्स होती हैं जिनके एक से ज्यादा मीनिंग निकल सकते हैं। नंबर 2, इम्बैलेंस ऑफ आर्केटाइप्स, यानी अगर एक स्टोरी में आर्केटाइप्स या कैरेक्टर्स सिर्फ एक ही मैसेज को बार बार दोहराते जा रहे हैं, तो समझ जाओ कि उसमें कोई गड़बड़ है। जैसे अगर एक स्टोरी का निचोड़ ये निकलता है कि पैसा ही सब कुछ है, या फिर उस स्टोरी का मेन कैरेक्टर बिना किसी जर्नी और मुश्किलों के ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो इस तरह का इम्बैलेंस उस स्टोरी की इनकम्प्लीटनेस को दर्शाता है और हमें ये बताता है कि उस स्टोरी के मीडियम से लोगों को गलत मैसेज दिया जा रहा है। नंबर 3, वो स्टोरी बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम और उसमें मौजूद मिरर न्यूरॉन्स कुछ इस तरह से काम करते हैं कि स्टोरी सुनते वक्त या फिर कोई मूवी देखते टाइम हमारे अंदर भी वही इमोशंस चल रहे होते हैं और वही हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं जो स्क्रीन पे मौजूद एक्टर के उस रोल को परफॉर्म करते हुए रिलीज हो रहे होते हैं। यही रीजन है कि क्यों आप भी एक्साइटेड हो जाते हो जब आपकी फेवरेट क्रिकेट टीम जीत रही होती है, या फिर आपकी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है और आपको स्वेटिंग होने लगती है जब मूवी में कोई थ्रिलिंग सीन आ जाता है। हमारा लैंग्वेज सेंटर और हमारे एक स्टोरी से रिलेट करने वाले न्यूरल सिस्टम्स इतने क्लोजली कनेक्टेड हैं कि अगर हम एक स्टोरी से किसी भी लेवल पर रिलेट नहीं कर पा रहे और स्टोरी का प्लॉट भी इतना शैलो है कि आप उसमें आगे क्या होगा ये प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो समझ जाओ कि उस स्टोरी का मैसेज गलत है। स्टोरीज हम इंसानों के लिए कुछ भी याद करने का और उसे डीपली समझने का सबसे नेचुरल तरीका है। बिना स्टोरीज की अंडरस्टैंडिंग के आप या तो हर स्टोरी को लिटरली लेने लगोगे या फिर उन्हें सीधा सीधा रिजेक्ट कर दोगे, उन्हें अनसाइंटिफिक बोलकर। कार्ल यूंग के हिसाब से
हम माने या ना माने, हम हर समय अपनी ज़िंदगी एक स्टोरी की तरह ही जी रहे होते हैं। और तभी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम अपने आप से पूछ सकते हैं वो ये है कि हम खुद को और दुनिया को कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं। क्या हम अपनी स्टोरी में एक हीरो हैं या बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर? क्योंकि एक अच्छी स्टोरी सुनाने का बेस्ट तरीका है एक अच्छी स्टोरी जीना।